आज की वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी अब तक 2 क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर से रिलेटेड चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आसन और शारीरिक व्यायाम के बीच में अंतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राणायाम में रेचक होता है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया में 2 चीजें होती हैं, रेचक और कुंभक। रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना और कुंभक का मतलब होता है सांस लेना। तो यहाँ पर आप रेचक पूछा गया है तो आप श्वास छोड़ने पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के प्रकारों में नहीं आता है? कौन सा आसन ध्यानात्मक प्रकारों के आसन में नहीं आता है? यहाँ पर जो आपका मकरासन है, मकरासन की पोजीशन में आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना ही ध्यान है। किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना ही ध्यान है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है पतंजलि जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, त्राटक क्रिया द्वारा क्या शुद्ध होता है? तो त्राटक की क्रिया द्वारा श्वसन संस्थान व गला शुद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो सांडिल्य विद्या का छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के टोटल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन है? भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन है? तो ये वर्णन है आपका हठ रत्नावली में, तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख है? तो इसमें मेनली तालु चक्र और आपका आकाश चक्र का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो कोड संकेतन दिए हैं उसमें आप किस पे टिक करेंगे? बी पे। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर में अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो ये पाई जाती है लिवर में, यकृत। क्वेश्चन नंबर 10, पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य क्या हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पतंजलि के अनुसार इसके उद्देश्य होते हैं समाधि भाव और क्लेश तनुकरण, ये दोनों इसके उद्देश्य होते हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 11, आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोष समाग्निश्च समधातु मल्ल क्रिया स्वस्थ के विशिष्ट लक्षण हैं? तो ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, ये सुश्रुत द्वारा कहा गया कथन है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा। यहाँ पर आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? तो कपालभाति अभ्यास का जो मुख्य चिकित्सकीय लाभ है वो आपको होता है कफ संबंधी विकारों को दूर करने में, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। हठ प्रदीपिका, क्वेश्चन नंबर 13, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय सबसे उपयुक्त होता है? तो कुंभक किसी भी समय किया जा सकता है, प्रातः, मध्य दिन, सायं एवं अर्धरात्रि, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ करनी चाहिए? तो योग कक्षा आमतौर पर प्रार्थना के साथ प्रारंभ करनी चाहिए, आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वेदांत के विख्यात आचार्य हैं।
वेदांत के अगर विख्यात आचार्य की बात करें तो यहाँ पर शंकर, नारद, रामानुज और मध्व के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से हम देखें तो जो आपके ये आपने देखा है तो पिछली वीडियो में भी शंकर, रामानुज और मध्व ये तीनों इनसे संबंधित हैं। नारद का संबंध इनसे नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ है। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पर संतोष और विचार ये दोनों योग प्राप्ति के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर बी को टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत कौन शामिल है? तो यहाँ पर फिर से एक बार ये कूट संकेतन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखें तो मूढ़, विकल्प और निरुद्ध ये सभी चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी को टिक करेंगे, पहला, तीसरा और यहाँ पर आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर आपका राइट आंसर है। एक चीज का ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो पूरा पढ़िएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और यहाँ पर कूट संकेतन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से प्राणायाम के प्रकार हैं। तो पातंजलि योग सूत्र की बात करें तो प्राणायाम के कौन कौन से यहाँ पर प्रकार हैं? यहाँ पर आपका स्तंभ वृत्ति और बाह्यांतर छेपी ये दोनों प्राणायाम के प्रकार हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर तीसरे को टिक करेंगे, सी को, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग के दोनों जो कूट हैं वो सही होंगे, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च रक्तचाप के निम्न में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो उच्च रक्तचाप की बात करें तो यहाँ पर भी उच्च रक्तचाप के लिए मोटापा, तनाव और धूम्रपान ये सभी उच्च रक्तचाप के कारण है। टहलने से उच्च रक्तचाप नहीं होता है। ठीक है, तो आपका पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 21 थोड़ा सा ब्लर है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। 26 की बात करें तो पूछा गया योग का तीसरा अंग है। योग का तीसरा अंग क्या होता है? आसन योग का तीसरा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को ही आसन कहते हैं? इसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को ही आसन कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है कि आरामदायक स्थिति में दीर्घ समय तक बैठे रहना ही आसन है। क्वेश्चन नंबर 28, स्थिर सुखम आसनम। यहाँ पर या सिर नहीं, ये स्थिर होना चाहिए, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है एल्फोल्ड व नीट की। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के आसन मन को, या एक्चुअली ये परिभाषा पतंजलि की है बट पतंजलि ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने एल्फोर्ड ने इस परिभाषा को अपनाया था। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? तो यहाँ पर हम देखें तो जो आपका ध्यानात्मक आसन होते हैं, ध्यानात्मक आसन मन को शांत और एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मन को शांत रखने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान शक्ति के लिए किया जाता है। तो ध्यान शक्ति के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम पद्मासन, सिद्धासन या समासन किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
तो यहाँ पर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विश्रामतक आसन के उदाहरण है। विश्रामतक आसन के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो शवासन और मकरासन दोनों ही विश्रामतक आसन, इसमें हम विश्राम कर सकते हैं, उसके उदाहरण हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो संवर्धनात्मक आसन है, इनका उपयोग शारीरिक विकास की क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संवर्धनात्मक आसन के उदाहरण हैं। तो संवर्धनात्मक आसन में यहाँ पर जितने भी आसन बताए गए हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, हलासन, मयूरासन, भुजंगासन, शलभासन, चक्रासन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वज्रासन करने से क्या लाभ है? तो वज्रासन करने से क्या लाभ होता है? इससे वजन कम होता है और आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उपाचय प्रक्रिया ठीक रहती है, शरीर सुडौल बनता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे सभी। हस्तासन कितने समय तक करना चाहिए? तो हस्तासन 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक करना चाहिए। हस्तासन से होता क्या है? तो हस्तासन से आपका मस्तिष्क शांत रहता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किस समस्या के होने पर वज्रासन नहीं करना चाहिए? किस समस्या के होने पर वज्रासन नहीं करना चाहिए? तो अगर आपको कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमजोरी है, तो ऐसी कंडीशन में वज्रासन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, त्रिकोणासन त्रिकोणासन करने से क्या मजबूत होता है? त्रिकोणासन करने से गर्दन व पीठ मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 39, किन लोगों को त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए? तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये गर्दन से रिलेटेड आसन है, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में लाभकारी होता है। मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में जो भुजंगासन है आपका, भुजंगासन मधुमेह के बचाव में लाभकारी होता है। अब भुजंगासन की बात आती है कि कितने देर तक करना चाहिए भुजंगासन। तो भुजंग आसन को आप 3 मिनट तक कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 42, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? अब गर्भवती महिला है तो उसे भुजंगासन, क्योंकि भुजंगासन में आपको पेट के बल लेट के उठना होता है, तो वो थोड़ा सही नहीं है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। पश्चिमोत्तान आसन शुरू किया जाता है। तो पश्चिमोत्तान कब शुरू किया जाता है? पश्चिमोत्तान आसन बैठकर और आगे की तरफ झुककर करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन का लाभ क्या है? तो पश्चिमोत्तान आसन करने से पैर की हड्डियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा होता है और मस्तिष्क भी शांत रहता है। तो यहाँ पर आप उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पवन मुक्त आसन कितनी बार तक करना चाहिए? तो जो पवन मुक्त आसन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, पवन मुक्त आसन का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो पवन मुक्त आसन का पूर्ण प्रभाव ये पेट पर पड़ता है। पेट की पाचन, अवशोषण व निष्कासन की क्रियाओं को ठीक करता है। तो पेट की पाचन, अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रियाओं को जो पवन मुक्त आसन है ये आपका सही रखता है। क्वेश्चन नंबर 48, अस्थमा के बचाव तथा नियंत्रण में लाभकारी आसन है। तो अस्थमा के बचाव तथा नियंत्रण में आपका चक्रासन काफी लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर 48 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर बचे हुए क्वेश्चंस को, आसन से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।